हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मैं पूजा चौधरी और मेरी आज की इस क्लास में मैं आपको 12th क्लास की जो हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था आय रोजगार का निर्धारण, उसका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बारे में। समग्र मांग के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया काफ़ी, बस उसकी कुछ चीज़ें हैं जो बच गई थी जो मुझे इस वीडियो में आपको समझानी। देखिए, हमने पढ़ा था कि समग्र मांग क्या होता है। हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र जितनी भी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में 4 तरह के क्षेत्र होते हैं: परिवार, उत्पादक, सरकार और विदेशी क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल सही था। 4 घटक समग्र मांग के जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ठीक है। लेकिन जब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना, तो हमें ये मानकर चलना होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र हैं। ठीक है। कौन से 2 क्षेत्र हैं? उपभोक्ता और उत्पादक। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समग्र मांग में 2 ही घटक जुड़ेंगे। 2 क्षेत्र कौन से हैं? उपभोक्ता और उत्पादक। और हमने पढ़ा है उपभोक्ता क्या मांग करता है, उपभोग मांग, और उत्पादक की मांग को क्या कहते हैं, निवेश मांग। तो समग्र मांग में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समग्र मांग के 2 ही घटकों को जोड़ेंगे समग्र मांग निकालने के लिए। क्या? C प्लस आई। उपभोक्ता की मांग को उपभोग मांग कहते हैं, C कंजप्शन, और उत्पादक की जो मांग होती है उसे हम निवेश मांग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई है, तो आई होप आपको पता होगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। तो जब आप समग्र मांग के वैल्यू को निकालेंगे क्वेश्चन में, तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई। अब मुझे ना C और I के बारे में आपको आज की क्लास में कुछ बातें बतानी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो उपभोग होता है ना, उपभोग मांग हमने पढ़ा था, ये हमारे देश में जितने भी हाउस होल्ड हैं, परिवार क्षेत्र है, जितनी भी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग कर रहे हैं, फिर मैंने बोला था अपनी आय को देखकर, यानी समग्र मांग ना, आय बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि आय की वजह से ही योजना बन रही है। अब याद है ना, समग्र मांग का मतलब ये नहीं कि मैं सपना देख रही हूँ मुझे ताजमहल खरीदने की योजना, पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये समग्र मांग नहीं होगी मेरी। तो समग्र मांग का मतलब है आप योजना तो बना रहे हैं वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की, पर आपके पास उस योजना को पूरा करने के लिए पैसा भी है। ठीक है, आय भी है। तो समग्र मांग में आय का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम ना जब भी समग्र मांग के घटकों के बारे में बात करेंगे, तो उसके साथ आय को ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब मैं उपभोग के बारे में क्या बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जनरली हम जब उपभोग करते हैं ना, तो हम अपनी आय को देख कर करते हैं। अगर मेरी आय का स्तर बढ़ रहा है, पढ़ा चुकी हूँ, तो हमारा जो उपभोग होता है ना, परिवार क्षेत्र उपभोग ज्यादा करते हैं, और अगर आय का स्तर घटता है तो परिवार क्षेत्र अपनी उपभोग मांग को घटा देते हैं, योजना घटा देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय के घटने पर उपभोग घटता है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरी आय 0 है, अगर सीधा संबंध है, इसका मतलब अगर मेरे पास पैसा नहीं है, ध्यान से सुनना, तो मेरा उपभोग भी 0 होना चाहिए, है ना। तो मुझे कुछ नहीं खाना चाहिए, मुझे भूखे रहना चाहिए और मर जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनेगा। जनरली हम कहते हैं कि आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय के घटने पर उपभोग घटता है, लेकिन इसका मतलब दोनों प्रत्यक्ष संबंध है। इसका मतलब आय के 0 होने पर उपभोग 0 हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। संबंध पॉजिटिव होता है, लेकिन आय के 0 होने पर उपभोग कभी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर आप उपभोग 0 कर देंगे तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो हर इंसान जिसके पास पैसा है या नहीं है, पैसा ना होने पर भी वो अपना उपभोग कभी 0, यानी अगर वो किसी मंथ सैलरी नहीं आती उसके घर में, उस पर्सन के घर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर के सभी लोग उस महीने भूखे रहेंगे, अगले महीने सैलरी आएगी तो अगले महीने खाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आय के शून्य होने पर कभी भी उपभोग शून्य नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान को जीना है तो खाना होगा, अर्थात हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न्यूनतम मात्रा में उपभोग करते ही करते हैं। पर पैसा नहीं है तो उपभोग कैसे करेंगे? अरे हमारी फास्ट सेविंग्स होगी, बचा हुआ पुराना पैसा होगा, किसी से उधार ले लेंगे, अर्थात जीने के लिए हम कहीं से भी उपभोग कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। अर्थात वैसे तो आय और उपभोग में धनात्मक संबंध होता है, पर हम कभी भी आय के 0 होने पर उपभोग को 0 नहीं करते। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि उपभोग 2 तरीके का हुआ। मेरे हिसाब से उपभोग 2 तरीके का हुआ, एक जिसका आय के साथ कैसा संबंध है, धनात्मक, और एक उपभोग जिसका आय के साथ कोई संबंध नहीं होता, अर्थात आय हो या ना हो, ये उपभोग कभी 0 नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे उपभोग 2 तरह का होता है, एक
आय के जब हमारे पास शुरुआत में, जैसे मैंने जॉब ज्वाइन करी किसी कंपनी में, तो मुझे ऐसा थोड़ी है मैंने जॉब ज्वाइन करी और मेरे को आते ही पहले दिन ही सैलरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। तो मेरी आय जीरो है, पर क्या अब महीना पूरा मैं काम करूंगी तब मेरी कहीं सैलरी आएगी? तो क्या महीना भर मैं भूखी रहूंगी अगर मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया? तो ऐसा नहीं होता। आय के शून्य होने पर भी हम कुछ न्यूनतम, कुछ कम से कम मात्रा में उपभोग तो करते ही करते हैं, ताकि हमारा मनुष्य जीवन आगे बढ़ सके या हम जी सके। तो आय के शून्य होने पर जो उपभोग, ध्यान से सुना, उपभोग शून्य नहीं होता, तो आय के शून्य रहने पर जो उपभोग किया जाता है ना, अर्थात इसका आय से कोई संबंध नहीं है, ये आय से स्वतंत्र है, इसीलिए इस उपभोग को कहा जाता है स्वतंत्र या स्वायत्त। स्वायत्त मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र उपभोग। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद जब मंथ मेरा खत्म हुआ, अब मंथ के खत्म में मुझे 100 रुपए मिले, तो इसमें से मैंने 80 रुपए खा लिए। तो देखो ध्यान से, आय के बढ़ने पर अब उपभोग बढ़ रहा है। ये वाला उपभोग जो है ना, ये मैंने आय में से किया है, तो ये आय की वजह से आया है, तो इसे कहते हैं प्रेरित उपभोग। क्या कहते हैं? प्रेरित उपभोग। ठीक है, तो इसका मतलब उपभोग दो तरीके का होता है, एक आय से स्वतंत्र और एक आय पर निर्भर, अर्थात आय से प्रेरित। ठीक है, जो आय से स्वतंत्र उपभोग होता है ना, उसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, और जो आय पर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित उपभोग। जो स्वतंत्र होता है ना, उसका सिंबल होता है सी बार, ऊपर बार लगा देते हैं, सी बार, स्वायत्त उपभोग। तो जब भी आपको इस चैप्टर में सी बार कहीं दिखे, इसका मतलब स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग का मतलब जो आय के शून्य होने पर जो उपभोग होता है ना, आय से मुक्त, आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। और आय आती जाएगी उस पर जो उपभोग होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित उपभोग। समझ में आ गया? तो हमने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और हमें आय ऐसे दी होगी, जैसे एग्जांपल आय 0 है, ठीक है, और इस पर जो उपभोग होगा, मान लो यहाँ पर 100 रुपए उपभोग है, तो आप इसको बोलोगे ये स्वायत्त उपभोग। समझ में आ गया? क्लियर है? और इसका किस सिंबल क्या होगा? सी बार। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने उपभोग के बारे में तो काफी बातें कर ली, अब हम निवेश के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड में निवेश की बात करेंगे, तो हम कहते हैं कि निवेश कौन करता है? उत्पादक। और उत्पादक ना निवेश करते समय आय नहीं देखता, उत्पादक की आय वाय का कोई मतलब सीन नहीं होता। उत्पादक के पास, उत्पादक जब भी बात करता है ना, तो प्रॉफिट उसका आय से, आय तो उपभोक्ता की होती है, उत्पादक का लाभ होता है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, जब भी निवेश की बात करेंगे तो हम कहेंगे निवेश का आय से कोई संबंध, यानी कोई लेना देना नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। अर्थात इस चैप्टर में हमें मानना है कि आय चाहे बढ़े या घटे, निवेश की मात्रा उससे प्रभावित नहीं होती। अर्थात आय 0 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, कितनी भी आय हो, आय उपभोक्ता की है, निवेश कौन कर रहा है? उत्पादक कर रहा है। तो निवेश हमेशा आय पर नहीं, लाभ पर निर्भर करता है। तो आय चाहे बढ़े या घटे, निवेश कहता है मेरे को क्या, मैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात आय के प्रत्येक स्तर पर इस चैप्टर में मानना है कि निवेश जो है वो आय के प्रत्येक स्तर पर सेम रहेगा, निवेश को स्वतंत्र मानना है, आय से स्वतंत्र। अर्थात हम जब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट की बात करेंगे, तो हमने कहा एग्रीगेट डिमांड में दो कंपोनेंट है, उपभोग और एक निवेश। ठीक है, ये जो निवेश होता है ना, इसका आय के साथ कोई संबंध नहीं होता, इस चैप्टर में मान के चलना है, क्योंकि निवेश उत्पादक करता है और उत्पादक निवेश करते समय लाभ देखता, आय नहीं देखता। अर्थात आय के हर स्तर पर निवेश की मात्रा प्रभावित नहीं होगी, आय से मुक्त है, आय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आय का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन चीजों के साथ हम एक वर्ड लगा देते हैं स्वायत्त या स्वतंत्र। तो ये आपको मानना है कि निवेश जो है ना, आय के प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र रहता है, अर्थात स्वतंत्र निवेश या स्वायत्त निवेश कहेंगे आज से हम इसे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा एडी के तत्व सी और आई, और उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। अब हम ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ना सी और आई को जोड़कर एडी निकालना है, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है। हमने यहाँ पर आय के कुछ स्तर लिए, 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब मैं इसमें उपभोग, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला आय 0 है तो उपभोग की मात्रा 0 नहीं होगी, क्योंकि आय के 0 होने पर भी अगर आप उपभोग 0 कर देंगे तो हम मर जाएंगे। तो इंसान मरने से बेहतर है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, पैसे का जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं से
उधार लेके या किसी भी तरीके से वो पैसे का जुगाड़ करके खाएगा ही खाएगा। तो आय के शून्य होने पर उपभोग कभी शून्य नहीं होता, तो मैंने यहाँ अपनी मर्जी से लिख दिया 50। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, आय का स्तर बढ़ रहा है, आय बढ़ेगी तो उपभोग की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी ये वाला उपभोग अलग और बाकी जो उपभोग है आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ रहा है। देखिए 100 रुपए कमाए, एकदम से पैसे आए तो उसके बाद हमने पूरे के पूरे खर्च कर दिए। फिर 200 रुपए आए, तो ध्यान से सुनिएगा, 200 रुपए आए तो इसका मतलब ये नहीं है जब जब उनका पैसा कम होता है ना, जैसे मान लो एकदम से हमने पैसा अर्न किया और बहुत कम पैसा अर्न किया तो हमारा उपभोग सारा पैसा खर्च हो गया, ये रहा। लेकिन जब हम थोड़ा पैसा ज्यादा कमाते हैं ना तो हम सारा नहीं खर्च करते हैं, थोड़ा खर्च करते हैं फिर बचाना भी शुरू करते हैं। तो इसलिए 200 में से 150 खा गए और 50 बच गए होंगे। अभी हम बचत की बात नहीं हो रही, उसको साइड में रखें। फिर 300 कमाए तो उसमें से कितने खा गए, 200। अर्थात आय के बढ़ने पर देखो उपभोग बढ़ रहा है। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कैसे बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू कैसे आ रही है। इसके बाद निवेश, अपनी तरफ से मैंने निवेश 70 मान लिया, आप 100 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, जो भी आप मानेंगे ना उसे आय के हर लेवल पे सेम रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि निवेश का आय से कोई लेना देना नहीं होता भाई, आय बढ़े या घटे निवेश की मात्रा स्थिर रहेगी। ठीक है, तो जब भी हम समग्र मांग के घटक सी और आई दिखाएंगे तो उसके साथ आय दिखाना ही दिखाना है, यानी आय के साथ सी और आई का संबंध, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आय, राष्ट्रीय आय, तो हमें आय लेनी ही लेनी है। जैसे व्यष्टि में कीमत हर बार, यहाँ पर आय दिखेगी हर जगह आपको। तो आय में आय के साथ देखिए उपभोग का कैसा संबंध है और आय के साथ निवेश का। अब इन दोनों की वैल्यू को जोड़कर क्या निकलेगा, एडी। तो हमने देख लीजिए 50 और 70 120, बाकी सब जोड़ जोड़ के हमने एडी निकाल दिया। फिर इसका डायग्राम बनाया। अब अगर आप एडी का डायग्राम देखेंगे तो देखिए ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा, कसम खा लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक्स अक्ष पे हम क्या दिखाएंगे, हमेशा राष्ट्रीय आय या आय का स्तर। हमेशा जैसे हमारा व्यष्टि में कीमत बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसे समष्टि में आय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कसम खा लीजिए एक्स अक्ष पे हमेशा आय दिखाई जाएगी और आय के साथ क्या दिखाना है, एडी। अब देखिए आय का स्तर 0 था, पर क्या एडी 0 होगा, नहीं। क्वेश्चन आएगा क्या आय के किसी भी स्तर पर एडी 0 हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि एडी दो चीजों को जोड़कर बनता है, सी और आई। अब हमें पता है ना तो सी कभी 0 हो सकता है और ना आई कभी 0 हो सकता है। आई तो वैसे भी आय से क्या होता है, मुक्त होता है, आय से मुक्त होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इसका मतलब एडी में हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो एडी कभी 0 नहीं होता। तो आय के शून्य होने पर भी देखिए एडी 0 से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ है, वाई एक्सिस से। तो क्वेश्चन आता है एडी कहाँ से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस से। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आय के किसी भी स्तर पर उपभोग और निवेश शून्य नहीं होते, इसीलिए एडी जो उनको जोड़कर निकलता है वो भी शून्य नहीं होगा, इसीलिए 0 पर भी एडी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। फिर उसके बाद देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही है एडी की वैल्यू बढ़ रही है ना, आपने देखा होगा इनकम के बढ़ने पर एडी बढ़ रहा है। और आपको पता है जिन दो चीजों एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, इसका मतलब उन दोनों में धनात्मक संबंध है, और जिन दो चीजों में धनात्मक संबंध होता है उनका जो वक्र होता है वो धनात्मक ढाल। एडी का वक्र कैसा बन रहा है, धनात्मक ढाल। देखिए आय बढ़ रही है तो एडी की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब कई बच्चे कहते हैं क्यों बढ़ रही है, देखो भाई ध्यान से सुनिए, एडी में क्या जुड़ रहा है, सी। निवेश मान लीजिए सब में सेम है, 70 जुड़ा है सब में, है ना, लेकिन आय के बढ़ने पर एडी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ रहा है, उपभोग किस में जुड़ा है, एडी में, तो एडी को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, अर्थात जैसा संबंध आय का और उपभोग का है वैसा ही संबंध आय और एडी का भी होता है। तो एडी का जो ढाल होता है ना वो धनात्मक ढाल वाला होता है, एडी जो है धनात्मक ढाल होता है। तो ये याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला एडी कभी शून्य नहीं होता, इसी कारण एडी हमेशा वाई अक्ष से स्टार्ट होता है, और इसका ढाल धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि आय के बढ़ने पर ये बढ़ता है और आय के घटने पर घटता है। क्यों? क्योंकि आय का इसके अंदर उपभोग जुड़ा हुआ है और उपभोग और आय का धनात्मक संबंध होता है, इसीलिए वो एडी और आई का भी कैसा संबंध होता है, धनात्मक। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीज समझ आती जाएगी। पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्यों होता है, अगर पूछा भी गया तो आप बोल देंगे क्योंकि आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और उपभोग समग्र मांग का एक घटक है, जिस कारण आय के बढ़ने पर समग्र मांग भी बढ़ती है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा समग्र मांग तो पढ़ लिया हमने। अब समग्र पूर्ति क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। पूर्ति मतलब उत्पादन, पूर्ति मतलब उत्पादन, समझ में आ रहा है? और उत्पादन कौन करता है, हमारी अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक। ठीक है, मांग में क्या था, हमने बोला हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं वो कितना वस्तु खरीदने की प्लानिंग। अरे जब खरीदने की प्लानिंग हो रही है तो बनेगा भी तो, है ना, और बनाने वाला कौन होता है अर्थव्यवस्था में, सिर्फ उत्पादक। समझ रहे? तो हम कहते हैं समग्र पूर्ति किसे कहते हैं, मतलब समग्र उत्पादन।
तो हमारी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र नहीं, उत्पादक क्षेत्र जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को बनाने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। याद है सप्लाई में जब हमने 11th में व्यष्टि पढ़ा था, तो बेचना नहीं है, पूर्ति का मतलब यहाँ बनाना। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं वो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को बनाने की योजना, उत्पादन करने की योजना बनाने की, 200 करोड़ का सामान बनाएंगे, 600 करोड़ का सामान बनाएंगे, 800 करोड़ का सामान बनाएंगे। ये 800 करोड़ 600 करोड़ ये क्या है, ये आने वाले साल की समग्र पूर्ति है, अर्थात उत्पादन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला हमारी अर्थव्यवस्था में सॉरी अगले साल जितने भी उत्पादक हैं वो टोटल बहुत सारी वस्तुएं बनाने वाले हैं। सब अपनी वस्तुएं जितनी भी बनाएंगे सबका मूल्य अगर हम जोड़े कि अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक कितना सामान बनाना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल आया 2000 करोड़ का उत्पादन होने वाला है प्लानिंग में। ठीक है, तो ये 2000 क्या है, ये वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। समग्र पूर्ति क्या होती है, ये वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है। कौन सी वस्तु, मांग में कौन सी वस्तु थी, अंतिम, तो यहाँ भी कौन सी वस्तु होगी, अंतिम। ये अंतिम वस्तुओं सेवाओं का क्या होता है बेटा, मूल्य। ये 2000 करोड़ क्या है, मूल्य। किसका मूल्य है भाई, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का, अंतिम वस्तु व सेवा का मूल्य है, जिसे क्या, जिसका क्या होने वाला है, जिसे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक, ठीक है, एक समय अवधि में पूर्ति करने की योजना बना रहे हैं। उत्पादन करने की योजना, पूर्ति की जगह उत्पादन भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं क्या, देखिए समग्र पूर्ति क्या होता है, अर्थव्यवस्था, यह अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है, जिसे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक, सिर्फ उत्पादक, एक समय अवधि में पूर्ति करने की योजना बनाते हैं। समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी ना बुक में ये अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य निकलता कैसे, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने की वस्तु बनाएंगे, कैसे मूल्य निकालते हैं। तो हम 11 पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि अगर मैं एक उत्पादक हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरी फैक्ट्री में 100 करोड़ का सामान बनने वाला है या 100 करोड़ का सामान बना है, तो इस 100 करोड़ की वैल्यू आती कैसे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक उत्पादक हूँ, ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये एक उत्पादक है, ठीक है, इसकी आंखें बना देती हूँ। अब इसने, ये उत्पादक है, इसने क्या किया, इसने ना वस्तु सेवा बनाई है, अपनी फैक्ट्री में वस्तु सेवा बनाई है। अब उसका मूल्य निकाल रहा है कि कितने की वस्तु सेवा बनाई। अब मूल्य निकालते समय ध्यान से सुनिएगा, मूल्य कैसे निकालेगा, उत्पादक कहेगा सामान बनाने में जो जो चीजें लगी उन सब चीजों की लिस्ट रेडी है, और उन सब चीजों की लिस्ट रेडी है मतलब सामान बनाने में जो जो चीजें लगी मतलब वो सब खर्च हुई है। जैसे कच्चा माल आया होगा, लेबर की सैलरी गई होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल गया होगा, पानी का बिल गया होगा, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। किसी से ब्याज पे पैसा लिया तो उसको ब्याज चुकाया होगा, समझ रहे। तो बहुत सारे खर्चे इसमें जोड़े होंगे, जैसे मजदूर को मजदूरी दी है, ठीक है, कच्चा माल खरीदा है, कच्चे माल का खर्चा हुआ है, फिर किसी को ब्याज चुकाया है, किराया भरा है फैक्ट्री किराए पर कि भाई, समझ रहे, बहुत सारे खर्चे। इन सारे खर्चों की वैल्यू, इन सारे खर्चों को वो लिस्ट बनाएगा। अब जैसे मजदूरी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए मजदूरी गई, कच्चा माल 50,000 का आया, ब्याज दिया किसी को 10,000 का, किराया है 20,000 का, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे खर्चे आए, बहुत सारे खर्चों का टोटल आ गया मान लीजिए 5 लाख। तो इसका मतलब ध्यान से सुनेगा, इस 5 लाख में, और इसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिया कि मेरा हिस्सा भी 5 लाख में जोड़ रहा हूँ। अर्थात इसने कहा कि इसने जो फैक्ट्री में सामान रेडी किया उसका मूल्य ये बाजार में लोगों को कितने का बताएगा कि मैंने 5 लाख रुपए का सामान बनाया। अब ये 5 लाख रुपए का सामान निकालने के लिए इसने इस सामान को बना देते, जो जो खर्चे किए वो सारे खर्चे जोड़े। तो हम कहते हैं उत्पादक उत्पादन का मूल्य कैसे डिसाइड करता है, वो ये निकालने के लिए वो उत्पादक क्या करता है, अपने सारे खर्चों को जोड़ता है और सारे खर्चों को जोड़कर जनता को बताता है कि मैं इतने रुपए का सामान बेचने वाला हूँ क्योंकि मैंने इतने रुपए के क्या किए, खर्चे, इतने रुपए के खर्चे करे, सारा जोड़ लिया। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये खर्चे जो है ना उत्पादक के खर्चे हैं, पर ये किसी की क्या है, आय है। किसकी आय है, ये जो ये लोग होते हैं ना इसे कहते हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। तो ध्यान से सुनिएगा, उत्पादन के साधन मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जो बाकी हम सब है ना, हम सब उत्पादक के जो है ना, हम सब उत्पादक के साधन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो उत्पादक है ना, ये बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उन पे पैसा खर्च करता है, उनकी सेवाएं लेता है और उन पैसे का खर्चा का हिसाब रखता है, ताकि उस हिसाब की, उस बिल को, खर्चे का हिसाब रखने का मतलब हर एक चीज़ का बिल रेडी रहता है उसके बाद, ताकि एंड में
तो जितने रुपए का खर्चा किया ना, उस सारे खर्चों को जोड़कर क्या निकाल सके वो, कि उसने कितने रुपए की वस्तु और सेवा बनाई है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और ये जो खर्चा है ना, ये अर्थव्यवस्था में लोगों की किसी ना किसी की आय बनता है। देखो मजदूरी इसने दी है, पर इससे अर्थव्यवस्था में लोगों को, मजदूरों को क्या मिली? आय। तो हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में ना जितने भी उत्पादक होते हैं, हम सबको याद रखना, अर्थव्यवस्था में हमें आय देने वाले उत्पादक ही है। कैसे? हम उनके यहाँ किसी ना किसी तौर पर वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मैं वहाँ से अर्न करूँगी सैलरी। अब मेरी सैलरी जो वो कंपनी वाला या उत्पादक होगा वो अपने खर्चे में जोड़ेगा। समझ रहे हैं? अब आप में से किसी ने किसी पर्सन को अपनी ज़मीन किराए पे दे दी, तो वो आपको किराया मिल रहा है, पर वो किराया उत्पादक अपने खर्चे में जोड़ेगा। तो हम कहते हैं उत्पादक ही अर्थव्यवस्था में लोगों को आय देते हैं, और उत्पादक उस आय को देने के बाद उस आय को अपने खर्चे के रूप में कहाँ जोड़ते हैं? वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में। तो हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में जितने उत्पादक, अगर उत्पादक कह रहे हैं कि इतने रुपए का सामान बना है, इसका मतलब उन्होंने इतने रुपए के खर्चे किए, और इतने रुपए के खर्चे से अर्थव्यवस्था में इतने लोगों को इतने रुपए की आय जनरेट हुई है। और अर्थव्यवस्था में जब हम सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य जोड़ेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादकों द्वारा जो उत्पादित मूल्य होता है वो अर्थव्यवस्था में इसका व्यय है, उत्पादक का व्यय है, पर अर्थव्यवस्था की वो क्या बन जाएगी? आय। और अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की आय को क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रीय आय। तो हम कहते हैं ना, ध्यान से सुनो, ये समग्र पूर्ति है उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानी जाएगी? राष्ट्रीय आय। इसीलिए आपके बुक में लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। क्यों? क्योंकि जितने मूल्य का उत्पादन होने वाला है, इसका मतलब उतने मूल्य की आय जन्म होगी। ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से सुनेगा, अगर मैं बात करूं आय, जब अर्थव्यवस्था में किसी भी पर्सन को जब आय मिलती है, तो वो आय का करता क्या है? तो आय दो जगह जाती है। आय का एक भाग उपभोग हो जाता है और कुछ भाग सेव हो जाता है। तो आय, अगर क्वेश्चन में आपको 100, जैसे एग्जांपल आपको 100 रुपये इनकम मिली, तो 80 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, बाकी 20 रुपये सेव कर रहे हैं। तो अगर आय निकालनी है तो हम बोलेंगे खर्चा प्लस सेविंग, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? आय। और आय किसके बराबर होती है? एएस के, है ना? तो मैं कह सकती हूँ, ध्यान से सुनेगा, एएस इज इक्वल टू वाई, और वाई किसके बराबर है? सी प्लस एस। इसका मतलब एएस किसके बराबर होगा? सी प्लस एस, क्योंकि एएस ही क्या होता है? आय होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरा इस वीडियो में आपको ये वीडियो पढ़ाने का लॉजिक क्या था कि मैं समग्र पूर्ति के घटक के बारे में आपको बता सकूं कि समग्र पूर्ति में कितनी चीज़ें जुड़ती हैं? दो, सी और एस। जैसे समग्र मांग में क्या जुड़ता था? सी और आई। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समग्र पूर्ति में क्या जुड़ता है? सी प्लस एस। क्यों? क्योंकि समग्र पूर्ति किसके बराबर होती है? आय। और आय के कितने टुकड़े होते हैं? दो। कुछ आय का कुछ हिस्सा इंसान खर्च करता है और कुछ सेव करता है। अब इसमें एस है ना, क्लू याद रखने के लिए, तो याद रखना इसमें एस जुड़ेगा। तो समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितने मूल्य का उत्पादन होता है, उतने मूल्य का उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होता है। ठीक है? और उत्पादन के साधनों की आय को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। क्लियर है? तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय एक दूसरे के बराबर होता है, समझाइए। तो आप पहले समग्र पूर्ति की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि समग्र पूर्ति राष्ट्रीय के बराबर होता है, क्योंकि समग्र पूर्ति क्या होता है? वस्तुओं, ध्यान सुनिए, वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, और कुल मूल्य उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों पर किए गए व्यय को जोड़कर निकाला जाता है। ठीक है? और उत्पादक के साधनों पर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, जिस कारण समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय एक दूसरे के बराबर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और स्माइल करिए, और पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।